आप लोग को हाँ, एक्चुअली मैं मिस कर गया, मैं कंफ्यूज में मैं सोचा कि 5 बजे से वो डेट का ये हो गया था। हाँ ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताओ कौन सा क्या करना है। अभी है ना? ठीक है, तो हाँ, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में के आप लोग डाउट्स हैं तो कर लिया जाए, कुछ हैं तो बताऊं या कंटिन्यू करें ब्लॉक 3? ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ब्लॉक है ऑफ द बीसीएस जो कोर्स का न्यूमेरिकल कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स, दैट इज द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्री इन ब्लॉक 3। ठीक है, इसमें तीनों चीज को कवर करेंगे। ये इस यूनिट में भी हमारा 3 यूनिट्स, इस ब्लॉक में भी 3 यूनिट्स है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3 यूनिट्स हैं। तो टुडे विल डिस्कस द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस। ठीक है, ब्लॉक इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो पहले में विल डिस्कस ओनली मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द इंटरपोलेशन। वी विल we discuss method of numerical differentiation first for informally spaced tabular points, and then for non-uniformly spaced tabular points, all based on the interpolation. The method for English are illustrated through a number of examples. ठीक है, कंसेप्ट तो छोटा ही है, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन से अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में, ये वो वाला डिफरेंशिएशन नहीं है जो आप इसमें पढ़े थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। ठीक है, सेकंड टॉपिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, थर्ड वन इज द डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। और फर्स्ट यूनिट में हम इक्वल स्पेस और अनइक्वल स्पेस दोनों का करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, लाइक द मतलब book whole PDF book block design in the same manner. जैसे unit is the chapter, you can treat as a chapter divided into sections, section also divided into subsection। तो हर चैप्टर के, हर यूनिट के सेक्शंस में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, समरी एंड सॉल्यूशन आंसर, ये 4 तो फिक्स यूनिट सेक्शंस हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर किए हुए हैं, और विथ एग्जांपल चेक योर प्रोग्रेस साथ से। ठीक है, तो मेथड ऑफ बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, मेथड्स बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, इनफॉर्मली स्पेस्ड टेबुलर बेल पॉइंट्स एंड नॉन इनफॉर्मली स्पेस्ड टेबुलर पॉइंट्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स एंड हायर डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसमें हम particularly in respect of measuring approximating rate of change in some dependent variables। जैसे हम इंडिपेंडेंट कोई वेरिएबल है तो उसकी रेट, उसकी चेंज ऑफ रेट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज करेगा वैल्यू, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, विल स्टडी हियर। एंड देयर आर ए नंबर ऑफ एनालिटिकल मेथड इन कैलकुलस for finding the derivative of different dependent variables function with respect to the independent variable. However, these methods can be applied only when the dependent variable can be expressed in some closed form like this। मतलब एक्सप्लिसिटली फंक्शन होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, इम्प्लिसिट के बारे में नहीं बात कर रहे हम, समवट लेवल वही डिस्कस करेंगे, दैट इज द इम्प्लिसिट। explicit means one variable, dependent variable, can be expressed in the terms of only the independent variables। most of the time the ये बोल रहा है ना,
However, these methods can be only when dependent variable can be expressed in some closed form. ठीक है, वैसे ये नहीं कि इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें कि एक्स वाई दोनों एक ही उसमें हो, इसके लिए ठीक है. Most of the time, the available scientific data either does not explicitly express a closed form relationship. In many cases, even cannot be expressed in such a form at all. The data generally is available in tabular form in such cases, and otherwise also the numerical method to be discussed in this unit many times proved to be quite useful. Okay. Before discuss various methods for the purpose, let us look into some basic issues respect of our subject matter. क्या है? The arbitrary point P on the line has coordinate x, has you underlying assumption there is a point reference or origin से O. मतलब एक क्या है कि जब भी हम कोई पॉइंट लेंगे आर्बिट्री पॉइंट पी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इनिशियल जो वैल्यू होगी आर्बिट्री जो रेफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ दैट इज नोन एज द ओरिजिन आर जीरो. मतलब हम जीरो से ही शुरू करेंगे, रेफरेंस पॉइंट हमारा जीरो होगा. विच हैज बीन असाइंड वैल्यू जीरो, देयर इज अ यूनिट मेजरमेंट हैज इट टेकन एज वन. जो यूनिट मेजरमेंट होगा वन का होगा. ये नहीं कि हम कोई और चीज ले लेंगे जैसे 0.15, मतलब वी कंसिडर इंटीजर ओनली हियर. ठीक है. Then statement an arbitrary point P on a line has coordinate x means P is x unit away from the origin. ये ओरिजिन आपका पॉइंट हो गया, यहाँ से जीरो जीरो लिया, वन, देन पी एक्स मतलब एक्स पॉइंट के बाद ये आर्बिट्री पॉइंट है आपका. In order to explain what we intend to do, let us assume a particular value of x is 22. मतलब ये just example ले रहा है. Instead of 0 and 1, we need take x0 say 2, x0 times of the unit mentioned above as new point of reference, and वो h जब कोई भी इनिशियल पॉइंट हमारा होगा तो उसको उससे माइनस नेक्स्ट वाले को माइनस करेंगे, x1 माइनस x0, दैट विल बी h. h इज द विड्थ जो डिफरेंस बोलते हैं दो कंसेक्यूटिव. ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वली स्पेस्ड हो सकता है. h द वैल्यू ऑफ h विल बी सेम और डिफरेंट. तो इन दिस यूनिट in first we will discuss the h as equal, मतलब difference of two consecutive independent variables will be same. Again, in terms of the unit mentioned above as new unit of the measurement, where x1 say 6 in some point other than x0, then for a assumed value a. अब 6 माइनस मतलब जस्ट एग्जांपल लेकर के ये बताया है, उसको हम डिटेल में यहाँ करें. और कोई भी जैसे x इज द इनिशियल पॉइंट, x इज द आर्बिट्ररी पॉइंट, देन हाउ can be related means x1 x2 x3, how it will be find by the formula using initial point of reference x0 plus p. P is what is the p? p denoted by the variable p, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट के बाद कितने के बाद करना है, एंड h is the width of the मतलब डिफरेंस ऑफ द टू कंसेक्यूटिव यूनिट जो इक्वली स्पेस्ड हैं या डिफरेंट. ठीक है, तो ये इक्वेशन को हमें यूज करना है इन फ्यूचर में. x1 तो x0 प्लस पी h1 मतलब 1 p की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, ये p कह सकते हैं हम इसको, p इंडेक्स दे सकते हैं इसको. Further, if y is dependent variable which is a function of independent variable, then in view of equation 1, इस इक्वेशन के रेफरेंस कर रहे हैं, y can be thought as a function of variable p. Thus, we can talk of dy upon dp instead of dy upon dx. p के रेस्पेक्ट, क्योंकि p इज द वेरिएबल हमारा जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं जो इंडिपेंडेंट है. अब यहाँ पे हमारा देखो ये पूरे में हम dy अपॉन dx की जगह पे x0 इनिशियल पॉइंट फिक्स है, h इज आल्सो फिक्स,
The P is the independent. Instead of x, we'll treat P as independent. Then dy upon dx can be written as dy upon dp because P is dependent. Also from 1 we get dp upon dx equal to 1 by h. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एच आपका कांस्टेंट है वैल्यू, ठीक है, पी की वैल्यू 1 ले लिया, मतलब पी का एक्स जीरो जीरो है, तो डी वाई अपॉन डी पी, तो ये डी वाई क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह से हम निकालेंगे, एच उधर चला जाएगा, 1 अपॉन एच, एक्स कांस्टेंट है तो उसका 1 हो जाएगा इस तरह से, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले या पी को पहले पी टर्म्स ऑफ लिखेंगे तो पी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। एक्स जीरो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एच, एक्स के रेस्पेक्ट। The relevance of the above discussion lies in the fact that the derivative of a function, the subject matter of this unit, will be discussed in terms of the derivative of some polynomial obtained as an approximation of the given function by any of the method discussed under interpolation in unit 2 of the block 2। जो हम मेथड्स पढ़े हैं इंटरपोलेशंस के, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेफरेंसली। न्यूटन एफडी फार्मूला, न्यूटन बीडी फार्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन backward difference formula, Stirling formula, and Bessel's formula. In the case of equidistant tabular point, and by any of the method like namely Lagrange method, Newton's method, divided difference method, in general case. We have already discussed in the block 2 difference के मेथड, जो हमारे डिफरेंट मेथड्स थे उनके लिए फार्मूला। Before coming to the discussion of finding the value of the derivative of a dependent variable, in this of the section, we recall the formula from unit 2 about approximating the value of dependent value y, not the derivative of। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का नहीं है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने कहते हैं डी वाई अपॉन डेल्टा क्या होगा वो चीज को, विच इंक्लूड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। फॉर दिस पर्पज लेट अस सपोज that we have to compute the value of y corresponding to the independent variable x or new independent variable p, where from equation 1 we have ये वैल्यू x इक्वल टू एक्स जीरो पी जीरो, तो इसको अगर p को टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, एंड dp अपॉन dx वो जो निकाला तो 1 by h होगा। we denote the value of y at x0 by y0, y0 equal to y of x0। we also recall shift operator EF जो था, शिफ्ट ऑपरेटर हम पढ़े थे ना बहुत सारे पीछे, ई फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस, उसी में का ये एवरेज ऑफ डिफरेंस से करके था, वो भी हम दिखा देंगे, तो ये नहीं है, इसको मैं बोल के रखता हूँ, अगर रेफरेंस लेना हो तो। तो अगर शिफ्ट ऑफ फॉर्म में शिफ्ट ऑपरेटर को लिखना है तो ई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच, यही होता है ना शिफ्ट के लिए। फिर ई ऑफ पी इक्वल टू वाई ऑफ पी प्लस वन, सो दैट वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस पी एच। शिफ्ट ऑपरेटर पी टू द पावर, ये जो पी पावर में चला जाएगा, वाई वाई एक्स ई पी वाई, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ठीक है।
The rest of the section, the dependent variable will be p only. Independent p होगा, expressing a e in terms of forward difference operator or delta or inverse delta. We get FD and BD interpolation formula respectively. ठीक है, तो ये इसको फार्मूला, ये मतलब हमें याद रखना, YP इक्वल टू ई टू द पावर शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू, जब शिफ्ट ऑपरेटर को डिफरेंस डेल्टा फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, ई इक्वल टू 1/डेल्टा पी होता है, 1 + डेल्टा होता है, और बैकवर्ड इनवर्स डेल्टा में 1/1 माइनस इनवर्स डेल्टा टू द पावर, मतलब 1/1 माइनस इनवर्स डेल्टा। तो अगर इस फॉर्म में लिखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस में, तो ये होगा ई इक्वल टू, ये लिखेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई, इसको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो हमने डिस्कस किया था, तो 1 पी ऑफ डेल्टा, देन पी वही एनसीआर करके मैंने बताया था बाइनोमियल का, उसके थ्रू ये एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, y0 बाहर ही है, इसका एक्सपेंशन किया, फिर y0 को हर फंक्शन के साथ हम करेंगे और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0। तो आप एक जनरलाइज भी कर सकते हो इसको, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, y0 yp can be written as y0 summation p की वैल्यू, मतलब i इक्वल टू 0 टू n, अब होगा क्या, y0 ले लिया, 1 आता है, ये p n p c pc i, ठीक है, डेल्टा टू द पावर i, यही होगा ना। देखो ये तो सब में बाहर है, अब ये वो PC0 तो PE 1 होगा, क्योंकि हम कोई भी फैक्टोरियल निकालते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा, फिर वैसे ही डालते जाएंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म यही होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अल्टीमेटली आपको याद रखना है। ये वाला आपको याद रखना है, या जनरल में ये आप याद रख सकते हो, y0 आई इक्वल टू n टू n इन्फिनिटी भी ले सकते हो कि डॉट डॉट के बाद हम छोड़ देते हैं तो इन्फिनिटी भी हो सकता है n की वैल्यू, मतलब कि 3 के बाद कंसीडर नहीं करना। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y नियर द अपर end the beginning of the table such that 0 p is less greater than 0 and less than न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला में वही चीज है, y इक्वल टू EP y0, y ये डिफाइन कर दिया है EP को, यहाँ पे मैंने बोला ना इसको कैसे EP को डिफाइन यहाँ किया, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू ये होगी इसके, फिर ये हो गया, फिर वही इसका वही बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ पे पावर माइनस p है तो माइनस ऑफ p पहला ये ऐड करके, ये भी माइनस है और पावर भी माइनस है, तो दोनों टाइम वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे,
तो फर्स्ट में ये मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में स्क्वायर होंगे तो हर समय ये मल्टीप्लाई होकर के ये साइन का इम्पैक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव ही सारी जगह रहेगा। और क्या हुआ, जो इनवर्स डेल्टा है वो इनवर्स डेल्टा में चेंज हो गया, और p इंटू पी प्लस वन हो रहा था, अब p इंटू माइनस वन हो रहा है, और ये वही से माइनस p करके ये चीजें। दिस फार्मूला इज यूज नियर द लोअर एंड, वो अपर एंड के नियर होता था, अपर एंड द बिगनिंग, और ये लोअर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल चूजिंग। हम जैसे कोई भी टेबल लेते थे तो क्या करते थे, ये लास्ट ये बिगनिंग से होता था फॉरवर्ड में, और इधर से लेते थे तो हमारा एंड से ये बैकवर्ड का होता था, एफ डी एंड बी डी, तो इसी चीज को सी डी। This formula is used near to lower end of the following table, choosing x0 such that minus p lie greater than minus वन and less than ये अपर बैकवर्ड वाला जीरो से बड़ा और वन से छोटा, और ये तो मीन्स माइनस वन टू वन के बीच में दोनों टाइम होगा, दोनों कंबाइन करें। द सी डी फार्मूला आर यूज टू फाइंड द वैल्यू इन द मिडिल ऑफ द टेबल नेक्स्ट टू popular CD formula in terms of delta are given। ठीक है, CD फॉर्मूला। तो स्टर्लिंग फार्मूला हो गया, ये इसका एक्सपेंशन है, इस तरह से इसको लिख सकते हो आप लोग सिमिलर मैनर। ये हो गया, इसकी वैल्यू 0.-0.25 टू 0.25 होगा। एंड बेसिस फार्मूला होगा, बेसिस फार्मूला में वाई पी इक्वल टू पूरा मतलब वाई हाफ होता था ना, हम लोगों ने पढ़ भी रखा था ना उसमें, जो डिफरेंस वाले में इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल वाले फार्मूला जो थे, उनके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो यहाँ भी जैसे यूनिट 2 में हमारा इंटरपोलेशन के लिए 4 फार्मूला था, न्यूटन फार्मूला, न्यूटन एप्टीट्यूड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, बीडी फार्मूला, बेसिस फार्मूला एंड ये लैग्रेंज स्टर्लिंग एंड बेसेल फार्मूला। उसी तरह से डिफरेंशिएशन के लिए भी फार्मूला होंगे, ये फार्मूला इसके लिए यूज हो जाएंगे, इसको फार्मूले को याद रखना है बस। ठीक है, लैग्रेंज मेथड क्या है, in the Lagrange method a polynomial is fitted passing through all the given points, obviously if n plus 1 points then xi yi I equal to 0 1 given, इसके सारे वैल्यूज लेंगे हम, are given a polynomial of the highest degree n can be fitted with a ये कल ये डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं। एल जीरोज क्या है, वो एल वन आई की वैल्यू 0 डालेंगे, वाई डालेंगे तो उस तरह से ये होगा। एल जीरो डिफाइंड है, एल वन को भी डिफाइन कर सकते हैं ये, फिर एल आई एल एन, तो जो भी चीज़ है उनको इलिबरेट किया हुआ, तो वाई एक्स निकालना हो तो इसको फार्मूला को यूज कर सकते हैं। एल आई एक्स आई इक्वल टू 0 ऑफ 1 इंटीजर्स लेने हैं सारे, आर नॉन एज द Lagrange coefficient and each of them is a polynomial of order n. It should be noted that they satisfy a property Lixj equal to 1, I equal to 1। मतलब देखो इस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, Lixj 1 होगा, I इक्वल टू जब जी आई और जे दोनों बराबर होंगे, और जब आई जे इक्वल नहीं होंगे तो 0 होगा। After having set the background for discussion, let us have a brief look on the objective। This is the मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऑल द फार्मूला जो हमने से यूनिट 2 में पढ़ा था, ब्लॉक 2 यूनिट 2 में पढ़ा था, इसको समराइज किया यहाँ पे। ये बेसिस ले करके हम डिफरेंशिएट
करेंगे, ठीक है, विथ इक्वल इंटरवल। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द थिंग। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट? After going through this unit, you should be able to state the formula for finding derivative and higher order derivative based on the FD, Stirling, BD, and Bessel difference formula when the table point are equidistant. Use this formula in finding derivative and higher order derivative when the developed form are equidistant. मतलब we are talking in this unit only the equidistant points. State the formula for finding difference derivative and higher order derivative based on the Lagrange difference method when the tabular are not necessarily equidistant. जब लैग्रेंज डिफरेंस मेथड जब यूज करेंगे व्हेन द इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स नहीं होंगे, टेबुलर पॉइंट्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट, ठीक है, तो उस समय लैग्रेंज डिफरेंस मेथड यूज होगा। यूज दिस फार्मूला इन फाइंडिंग डेरिवेटिव एंड हायर डेरिवेटिव व्हेन द टेबुलर पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरी। मतलब उस केस में पहला है मेथड बेस्ड ऑन द इंटरपोलेशन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड tabular points. Suppose n plus 1 function, and suppose that n plus 1 function value yi equal to fxi are given for x equal to xi, I equal to 0 of 1 n, and that x0 is less than x1 is less than x2, the consecutive term जो है नेक्स्ट कंस्टिट्यूटिव टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, एंड starting point x0 is the smallest one and upper end is the greatest one. On difference between two consecutive is h I equal to 1 to n, मतलब 1 of the n, जीरो से नहीं शुरू करना, ठीक है, इसमें जीरो से इंक्लूड कर, 0 1, ये 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, दैट डजंट एग्जिस्ट, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 1, assuming that f x is differentiable in the interval upper l. L is the interval, you can say I think, x0 to xn. We compute the derivative of fx at any point x in the interval 1 by differentiating some appropriate interpolation formula from our discussion in 1 introduction. We recall the following. इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया ना, क्या, द पॉइंट, द सिंबल y डिनोट द डिपेंडेंट वेरिएबल with x denoting independent variable, or p denoting the new independent variable. इसका क्या मतलब? द सिंबल y डिनोट द डिपेंडेंट वेरिएबल with x denoting independent variable, or p denoting the new independent variable also from, अगर हम पहले उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो p टू द पावर कैसे आ रहा था? p इन टर्म्स ऑफ p इक्वल टू x माइनस x, मतलब अपर इंड माइनस नेक्स्ट वन माइनस arbitrary point x minus initial point x0 divided by h. The value of from equation 1 we have x equal to x0 plus x, x0 या बोलते हैं नट भी बोलते हैं, x नट बोलते हैं इसको, इनिशियल जीरो को, प्लस पी एच, और p इक्वल टू माइनस p इक्वल टू x माइनस x0 divided by h. The value of y at x0 is denoted by the value of y at x0 is denoted by y0, ठीक है, और y0 can be written as y of x0. We shall recall shift operator, जो वही अभी किया, shift operator y e of yx equal to y of x plus h, or ep equal to y of p plus 1. Show that y equal to y of x equal to y into x0 ph,
इक्वल टू दिस। इन द रेस्ट ऑफ द सेक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी, वही पी को हम लेंगे इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के तौर पे, इक्वल टू ये आपका हो गया। फिर आपको dy अपॉन dx निकालना था, dy अपॉन dp निकालिए, dp अपॉन dx निकालिए, दैट कैन बी रिटन ए 1 अपॉन h। हमने निकाला था dy अपॉन dp, dy अपॉन dp, तो क्या होगा फिर सेकेंड डेरिवेटिव dy अपॉन dp तो पॉसिबल है, 1/h आ गया, dy अपॉन dx निकालने के लिए 1/h dy अपॉन dp, dy अपॉन dp मतलब y इक्वल टू ये आपको निकालना है। आप कोई भी फार्मूला इसमें से उठा लोगे तो आप निकाल सकते हो y या e। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स what, 1/h square into dy, second derivative y upon dp square. Newton FD formula for y equal to yp, y as the function of p is can be written as this, जो already discussed है, ठीक है। This formula is used to compute the value of y near the upper in the beginning of the table such that p is greater than differentiating FD interpolation formula with respect to we get क्या, अब देखो डिफरेंशिएटिंग FD इंटरपोलेशन फार्मूला, FD इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है, ये है। इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dp इंटू dp अपॉन dx, ये p का फंक्शन है, तो dp अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dp इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद dpy अपॉन dp हमने 1/h निकाल रखा है, तो हमें 1/h इंटू dy अपॉन dp इंटू dp और dy अपॉन dp दिस इज द p, इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे और ये dy अपॉन dp इससे निकलेगा, ठीक है। 1/h तो इसके लिए आ गया और फिर करली ब्रैकेट में ये लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करके निकाला, मतलब यहाँ पर dy अपॉन dp कहाँ से निकाला, यहाँ बताया था ना dy अपॉन dp, पीछे में बताया था dy इस p की वैल्यू ये करके यहाँ पे डेल्टा डेल्टा y0 इंटू 2p-1/2 d स्क्वायर अपॉन d2 y0 डेल्टा स्क्वायर y0, तो इस तरह से ये फार्मूला होगा। इसमें भी हम आगे छोड़ देते हैं फिर दो के लिए, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा y स्क्वायर p डेल्टा स्क्वायर y और डेल्टा क्यूब y, तो क्यूब y के बाद छोड़ते ये इस पूरे पार्ट को इन्होंने टाइप किया, तो डेल्टा स्क्वायर y प्लस p-1 डेल्टा क्यूब y आएगा, फिर बाकी चीजों 1/h स्क्वायर। अब इसको भी फिर लिखेंगे तो ये आपको लास्ट में ये फार्मूला मिलेगा सेकेंड डेरिवेटिव की। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये आया, इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अभी किया था, तो सेकेंड 1/h स्क्वायर थी, फिर इसको सेकेंड डेरिवेटिव इसी को तो करेंगे, तो फिर ये स्क्वायर होएगा फिर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग BD फार्मूला वी गेट दिस वन, तो इस तरह से इसको ये होगा डिफरेंशिएटिंग फार्मूला दिस, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स लेकर के एक डिस्कस करते हैं, फिर 5-7 मिनट आपको टाइम दिए देंगे, आप दूसरे एग्जांपल को समझो, अगर एक आध संभव हो तो खुद भी करो, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स है, जो भी अब डीपी डेल्टा पी वाई पी ये कंफ्यूज करता है। आप थ्योरेटिकली जब कोई भी चीज चलते हो तो कंफ्यूजन होती है, जब हम उस वी डू द एक्चुअल प्रॉब्लम
numerical problem, then we understand what is the use, what is the implementation, how we can proceed the question that we will learn in the this part. Example है, the value of y equal to root x, ये एक सिंपल फंक्शन है, y equal to root x are given below for y x equal to 1.1 1.5 ब्रैकेट 0.5, इसका मतलब समझे क्या हुआ, 1.5 से स्टार्ट होगा, 0.5 का इंटरवल होगा और अप टू 3.5 का। हमने अभी तक यहाँ पे भी आपने पढ़ा था ना, वन वन ब्रैकेट वन, फिर लास्ट में एन दिया होता था। अभी हमने दो चीजें देखा था, वन एन ऐसे होता था, समटाइम्स सॉरी ये वन ब्रैकेट वन और एन, तो ये इसमें क्या था, 0 से स्टार्ट करके 1 के इंटरवल के साथ अप टू एन तक। यहाँ जब 1 एन हो तो 1 से स्टार्ट करके 1 इंटरवल के साथ एन तक, और यहाँ वही चीज को यहाँ पर एक्स की वैल्यू को लिया है 1.5 से स्टार्ट करके 0.5 के इंटरवल के साथ अप टू मैक्सिमम वैल्यू इज 1.3.5। ये आपको वैल्यू टेबल दिया हुआ है। अब क्या करना है, find the first derivative and second derivative, the dy upon x, d double dash y double dash means d square upon dx dy square at x equal to 2.5। हमें बीच में वैल्यू देखो, इसके इसके बीच की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों के बीच में आएगा, तो हमारी वैल्यू भी इनके इनके बीच में आनी चाहिए। तब देखते हैं कि कैसे यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव फार्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंशिएट डिफरेंस टेबल बनाएंगे। हमें ऑलरेडी पता है ना, हमने इंटरपोलेशन के डिफरेंस टेबल लास्ट यूनिट लास्ट ब्लॉक में हमने यूज किया है। ये फॉरवर्ड ये डिफरेंस टर्म फार्मूला हो गया। जब उसकी बात करेंगे तो हमारा ये होगा F0 वाला, फॉरवर्ड केस में ये लेंगे, कर रहे थे ना, ठीक है, और बैकवर्ड केस में एफ, यहाँ पर एफडी फार्मूला यूज करना है, तो मतलब ये हमारा चलेगा। क्या किया, x0 2.0, x0 मतलब क्या 2.0, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो ये अब इसके बारे में सोचना है, हम यहाँ से कोई मतलब नहीं है हमारा, ये इंटरवल में तो ये हमारा x0 बन जाएगा, ठीक है। x0 इक्वल टू p क्या होगा, जो आपको जिस चीज को वैल्यू निकालना है p, तो इसको डिवाइड किया x0, p की वैल्यू आपको, ये हमारा क्या है, x है, आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब जिसके लिए हमें निकालना है, ये आर्बिट्ररी पॉइंट x है, x माइनस x0 अपॉन h, h क्या है, h यहाँ पर दिया हुआ है 0.5, तो हमने p की वैल्यू निकाल ली, p भी हमारा 0.5 ही है, h और p की दोनों की वैल्यू बराबर है। अब x डैश x क्या होता था, ये फार्मूला हम थोड़ा सा रिकॉल करें, एफडी फार्मूला में तो क्या था, ये dy अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 1/h dy अपॉन dp, dy अपॉन dp, dy अपॉन dp भी हमारा डिफाइंड है, ठीक है, y है तो dy अपॉन dp, तो इसको यहाँ पे 1/डेल्टा, हाँ इसको यहाँ पे निकाल के को बताया ना, डेल्टा वाला फार्मूला था ना भाई, ये वाला, ये dy अपॉन dp की वैल्यू ये है, ये dy अपॉन dp की वैल्यू, इसमें वैल्यू डाला, डेल्टा y0 2p माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर पी। अब ये चूंकि अगला टर्म को नहीं लिया 3 को, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, उसके बाद का 0 हो जाएगा उसका, ठीक है। डेल्टा y0 क्या होगा, डेल्टा y0, डेल्टा y0 मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस y0 के
तो y0 वाला केस क्या है आपका? ठीक है, ये क्योंकि हम तो यहाँ इसको मान के बेस चल रहे हैं ना, हमारा ये बेस है, इसके बाद चलना है। तो डेल्टा y0 ये आ गया, डिफरेंस मतलब डेल्टा, हाँ 2p, ये निकल गया, ये सेकेंड डेरिवेटिव डेल्टा जीरो, इसके बाद सेकेंड इसका डेल्टा ये होगा, तो इसने ये लिखा। फिर थर्ड डेल्टा क्या होगा, ये होगा, क्योंकि हमारा ये जीरो हो गया, ये जीरो है, तो अब यहाँ पर ऐसे चलेगा। तो पहले वाले में क्या है, अगर ये पॉइंट जीरो होता तो ये होता था। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू फार्मूला को याद किया, फार्मूला निकाल, सेकंड फर्स्ट निकल गया। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में ये फार्मूला लिखना है, सेकंड फॉरवर्ड वाला क्या है, ये वाला, इसको यूज करना है। ये टर्म को छोड़ देना, बस आगे का हायर टर्म्स इग्नोर कर दिए जाते हैं, इसीलिए तो ट्रंकेशन एरर या जो भी डेसिमल पॉइंट अवॉइड होते हैं। फार्मूला था y3 की वैल्यू वाई स्क्वायर की करके, दो वैल्यूज आपकी आ गई, वाई डबल डैश की। तो सेकंड का सेकंड एग्जांपल आप लोग पहले पहले फर्स्ट पहले आप लोग क्या करो, फार्मूला एक बार अपने खुद के रीड करो या लिख करके कॉपी में थोड़ा मतलब क्या है कॉन्सेप्ट समझो, नहीं आता तो हम बताते हैं, नहीं उसके बाद आप एग्जाम्पल 1 को करिए, मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी आप अपने से जब फॉलो करोगे तो गैप पता चलेंगे क्या है। अगर उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल को खुद से करिए, दिया हुआ करना क्या है, देखना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम फिर आपसे अगर डाउट होंगे तो आप पूछना, नहीं तो फिर हम आपको मतलब आगे फिर एग्जाम्पल 3 से हम फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बी सी डी सब बताया हुआ है, तो आप इसको कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है, एफ डी यूज किया है क्या नहीं किया है, सोल्यूशन के बाद फिर बाकी चीज़ों का डेरिवेटिव कैसे क्या है, इसके अनवर्ड मैं फिर से चलूँगा। इस यहाँ तक के लिए आप लोग इसको देख जाओ। ठीक, सर सीडी क्या है? क्या सीडी? सीडी, तो उसको बाद में करते हैं। सीडी कम, ये सेंट्रल करके डिफरेंशिएट था ना एक, एवरेज या सीडी था ना एक सेकंड उसमें, तो वो है। ओके सर, मैं लेट हो गई तो मुझे सीडी का पता नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, वो तो देखो इसीलिए मैंने अभी क्या बोला आपको, आप थोड़ा याद, वो ब्लॉक 2 में सीडी का कंप्लीट जो फॉर्म दिया था, ब्लॉक 2 के यूनिट 2 में था। हमने उसको इसीलिए बोलते थे, थोड़ा सा देखना, गैप मिला था तो आपको देखना था। ठीक है, एनीवे, और यहाँ पर शुरू ओके किया सर। तो इसीलिए मैंने बोला आपको 10 मिनट का टाइम दिया, मतलब जो भी टाइम इसमें खुद हम बोल रहे हैं, अब अचानक आए आप पॉइंट छूट भी जाएगा, सर कहाँ से कहाँ बता रहे हैं, हम तो ब्लॉक को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है, लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको फिर से अभी कंसंट्रेट करके तब इंडिविजुअली, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम जो बोलेंगे वही आपके, तो बीच में गैप्स आएंगे, लेकिन जब आप खुद के करोगे तो आपके वो अगर आते हैं एक तो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं बाय द वे आता है तो वी कैन डिस्कस हियर ना, तो वो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप 10 मिनट आप टाइम लो, इसको एग्जाम्पल 2 तक समझो, फिर इसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा देखिए आप लोग, तो जो बाकी लोग हैं तो वो लोग बताएं। नो सर। चलो ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर जो दूसरा टॉपिक है। अब थोड़ा बेटर हो गया, पता चलता है ना कोई चीज मार्क करने का, तो ये मैंने कल इसको, इनका एक्सटेंशन होता है, ये आप लोग भी यूज कर सकते हो, ये कामी करके एक्सटेंशन है। ठीक है, गूगल क्रोम का, वो देने से क्या है कि जैसे जो आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट हुआ लाइन अप कर लिया, एडिट कर सकते, तो ये बढ़िया है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट किसमें? अच्छी उसमें भी है? अरे यार मुझे भी नहीं पता था, तो आप
आप लोग से सीखने लायक है एक्चुअली। हम लोग पॉइंट पे रहते हैं ना, ध्यान नहीं देते ना चीजों को। अच्छा, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन में मैंने देखा था। ओहो, अच्छा, किसी बंदे ने प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने मतलब मुझे किया था, मतलब बोल रहे थे, तो मैं वही परेशान था कि कैसे क्या कर रहे थे। अच्छा, इसमें कहाँ अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, साइड बार पे होता है। अच्छा, हम्म, एक क्लोजिंग शॉपिंग गेम, चलो शेटिंग करके, चलो ठीक है, हम तो कर, ये है कि इसमें थोड़ा हेवी वो एक्सटेंशन की चलते चलता है। ठीक है ना, सेकंड तक आपको क्लियर हो गया। अब हमारा शुरू होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब इसी को आप, और इन मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एट द टेबुलर पॉइंट्स वी approximate the first derivative by retaining the terms in the differentiation formula up to first difference only, and to approximate second derivative we retain terms in the differentiation formula up to the second difference only. Thus at the tabular point x equal to xi, where y equal to yi, the first and second derivative can be computed by FD, BD, CD formula as follow। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव, तो इस मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये डायरेक्ट यूज करिए आप लोग। ठीक है ना, ये तो जैसे वही ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, न कि वो उस तरह से आपको मतलब ऐसे करना है। ठीक है, आई th निकालना है, सेकंड कौन से निकालना है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आई से ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए, इट शुड बी नोटेड दैट द टॉप मोस्ट पॉइंट इन द टेबल से x equal to x0 only FD formula can be used, and at the lower most point say x equal to xn only BD formula can be used, while the data is provided for the x equal to xi, I equal to 0 1 n, and xi minus x, ये बैकवर्ड डिफरेंस के लिए x माइनस i x i प्लस h इक्वल टू h i इक्वल टू 1 1 से शुरू करेगा तो इसमें। ठीक है, तो मतलब अभी तक हमने क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को यूज किया। अब ये बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, उसमें हम अभी जो मैंने बताया ये डायगोनल लेना था, फिर इसमें क्या करेंगे, ये डायगोनल यूज करेंगे, यहाँ से F5 से जो भी लास्ट वाला होगा उस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही ज्यादा समझ में आता है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस आर गिवन फॉर 1 to 5 तक के लिए दिया है। Find the value of x for which fx attain its maximum value using Stirling formula for differentiation। fx मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है, उसके लिए आपको स्टर्लिंग फार्मूला यूज करके बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस टेबल बना दिया इन्होंने। We see from the table that maximum should occur in the neighborhood of x equal to 3। मैक्सिमम सब में ऑकर हो रहा है x, ये x इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा। Hence we choose x equal to 3, h equal to 1। Let us assume that maximum occur at some point x equal to xp, which we have to compute x equal to x, dy upon dx at x equal to p in terms of p। when we put dy upon dx equal to 0, वही जो हम पहले करते थे ना, जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालते थे उस तरह से, कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो करते हैं, इक्वेट करते हैं, एक्स की जो भी वैल्यू जाती है वहां पे हम डिफाइन करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है,
पी निकालेंगे एट विच एफ एक्स विल बी मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम स्टर्लिंग फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, स्टर्लिंग फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये यहाँ था ना एग्जांपल से पहले स्टर्लिंग फार्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव का ये वाला, ठीक है। तो इन्होंने F3 तक लिया हुआ, डेल्टा 3 तक लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म को छोड़ दे क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होते हैं, बढ़ती जाती हैं, तो उसको छोड़ दिया, तो ये फार्मूला के यूज कर रहे हैं। 1/h, 2 h की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2 कैसे आया, h2 है, x0 लिया उसने 0, एक सेकंड, कैसे h का वैल्यू 2 कैसे लेंगे, p, मुझे तो समझ में नहीं आया, कोई बता सकता है? तो टर्म तो आनी चाहिए ना। हम्म म्यू की वैल्यू किससे निकलेगी, तो याद करना पड़ेगा ना, वो जो एक दूसरे में फार्मूला थे कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि हम बेसिक तो जान रहे हैं केवल वो फार्मूला, क्या डिफरेंस, हम टेबल जो यूज कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं ना, नहीं तो या तो उसको करें या तो डेल्टा म्यू जो भी यूज हो रहा है उसको करें। ये तो स्टर्लिंग में डेल्टा यूज कर रहे हैं, स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा के लिए या तो उस तरह से टेबल निकालेंगे, स्मॉल डेल्टा वाला टेबल, डेल्टा वाई हाफ, डेल्टा वाई बाई वाई वन, उस तरह से करें तो मिडिल टर्म को ब्लॉक 2 साथ में ओपन करें, क्या दिखाएं? नहीं तो क्या करोगे, एक दूसरे को जो चेंज करने के लिए एक टेबल था ना क्रॉस करने वाला, उसको यूज करोगे कि डेल्टा ये शिफ्ट ऑपरेटर में कैसे चेंज होता है, शिफ्ट ऑपरेटर उसमें कैसे चेंज होता है, उसको यूज करोगे। जैसे डेल्टा आपको निकालना है तो किसके फॉर्म में, फॉरवर्ड डिफरेंस के, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, वन टू ये क्या होता है, ई हाफ माइनस ई टू द पावर, ये हमारा फॉरवर्ड, ये गलत लिखा है, रुक जाओ, टैब में दूसरा शेयर कर साथ में तो दिखेगा दोनों आपको, क्योंकि दो कंपेयर करके ही दिखाना होगा। नहीं यूज किया है, लेकिन हम उसको तो ध्यान से देखेंगे, मतलब क्यों होता है ये देखना होगा ना हमें। देखो ये टेबल है ना, तो इस टेबल को थोड़ा सा आपको माइंड अप में रखना होगा, एक दूसरे में कैसे हम कर सकते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जैसे ये है, अगर डेल्टा है तो उसको म्यू के टर्म में, अरे स्मॉल डेल्टा है तो
फॉरवर्ड डिफरेंस में कैसे करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस में कैसे करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, इस तरह से थोड़ा ये उल्टा होगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, तो ये कॉस एच डी की इनको यूज करके करना है, ठीक है। अब ये है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी बहुत दिन क्या लिया, म्यू 6 माइनस 2, हाफ 6 - 2 कैसे किया, इसके लिए हमें यहाँ पर समझना होगा ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू। ये डेल्टा के हैं, ये डिफरेंस एक्सप्रेस्ड इन सेंट्रल डिफरेंस टेबल, CD सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है। सेंट्रल डिफरेंस में क्या करते हैं, ये निकालते हैं तो कैसे, y - y0, ठीक है। तो डेल्टा y0 इज सेंट्रल डिफरेंस हाफ, दोनों केस में बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो 6 - 2 यहाँ पे लिए, p ऑफ -8, ये आपको सब में मल्टीप्लाई किया तो कैसे, 2 यहाँ पे आया, तो यहाँ ले लिया म्यू डेल्टा, म्यू की वैल्यू या म्यू बाई एच की वैल्यू, सॉरी म्यू बाई एच की वैल्यू ये 1/2 ले रहे हैं, एच हमारा 1, म्यू की वैल्यू ही 1/2 होगी, मुझे भी बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। चलो एनीवे, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना, हम बोल देते हैं कोशिश करना, अगर कोई जरूरत है तो हम अगले क्लास में इसको क्लियर कर देंगे, अगर डाउट में रहेगा, क्योंकि हमारा देखो एडवांटेज ये है, हमें लंबा समय तक मिल रहा है, आप अगर नहीं भी कंप्लीट कर पाए तो हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन में भी क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो आपके किसी थ्योरेटिकल पार्ट में डाउट होता है तो उसको हम प्रैक्टिकल सेशन तो हमारा बहुत दिन तक है वीकली, तो उसमें भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार देखना, उसके बाद हम कर लेंगे। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 1/, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं ये आप लोग, फिर इसके बाद ये फार्मूला करके इसी को ये म्यू बाई -6 ऑफ माइनस, ये इसका डिफरेंस ले लिया, नहीं कुछ तो है, ये कोई पॉइंट मिस हो रहा है मुझसे, हाफ तो लेना कोई दिक्कत नहीं है, हाफ तो उसके लिए होता है, 6 - 2 इसका ऐड बाई 2, समझ रहे हैं ना, इसकी जो वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, h की वैल्यू तो हमारी 1 है, यू आर क्लियर, h की वैल्यू 1 है तो 1 ले लिया, ये खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, ये इसकी बात की नहीं कर रहे हैं, राइट। अब म्यू डेल्टा y, ठीक है, तो म्यू डेल्टा y0, म्यू डेल्टा y0 क्या है कि दिस प्लस दिस, इसके दोनों का ऐड किया, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है ना इसको, ठीक है। तो 1 ये 1 है, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब, 1 स्क्वायर एंड क्यूब, इसको जब पहला ले रहे हैं तो दिस प्लस दिस बाई 2, जब इसको ले रहे हैं तो ये खुद का एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसको कोई दो चीज की एवरेज करने की जरूरत नहीं है ना, तो वो बाई 2 कर दिया, इन्होंने उसको भी किया, पी लिखा हुआ है, अभी पी यहाँ पे रख लिया, पी पता नहीं है ना, पी अननोन है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 3p, ये ऐसे ही वैल्यू है, और यहाँ पे फिर दिस प्लस दिस बाई 2, और चूंकि ये मिड वैल्यू है इसलिए डिवाइड करने की 2 जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू ले लिया है,
इन्होंने इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ये हो गया, मतलब अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो ये इसको सॉल्व करने पर ये आया, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, इसको जीरो करने से फर्स्ट देखो कॉन्सेप्ट याद टैली कराओ। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे, मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर इक्वेट करते थे जीरो से, और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालते थे कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, फॉर दैट वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो द वैल्यू ऑफ नोन एज द मैक्सिमा, अगर वही केस में मिनिमा और मैक्सिमा, तो एक्स की वैल्यूज मैक्सिमा मिनिमा होती थी। उसी तरह से यहाँ पी की वैल्यूज निकालना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फंक्शन विल बी मैक्सिमा। तो फिर पी के टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये आया, इक्वेट किया जीरो से, पी की दो वैल्यू जाएंगी, ये और ये, फॉर विच वी विल फाइंड द मैक्सिमा, सॉल्विंग पी करने के लिए। अब इस पे दो पॉइंट तो हैं, जो कौन से पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, इसको कंबाइंडली बोलते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, ये मैक्स जैसे दो पॉइंट आए, 2 points are where the optima value, optima मैक्स, देखो ऑप्टिमा में क्या है कि मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा, तो हमें पता नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑप्टिमम है। सर सर एक्सट्रीमम तो नहीं था सर? एक्सट्रीमा भी बोल, हाँ एक्सट्रीमा, ऑप्टिमा में, हाँ एक्सट्रीमा मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। ऑप्टिमा थोड़ा वर्ड गलत है, हाँ एक्सट्रीमा, सॉरी। एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग में जब करते हैं ना, तो हम ऑप्टिमम वैल्यू निकालते हैं, तो ऑप्टिमम मतलब वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम वैल्यू मींस अगर प्रॉफिट निकालना है तो मैक्सिमम होगा, और लॉस निकालना है तो मिनिमम, तो वहां पर ऑप्टिमम हम बोलते हैं कि जैसे, तो उसी तरह एस्टिमा बोलते हैं, सॉरी, हाँ गुड, थैंक यू। तो इस तरह से हुआ, हाफ ये दो वैल्यूज आई। अब हम द पॉइंट ऑफ अटेन इट्स मैक्सिमम इज गिवन बाय, जो होगा x इक्वल टू एक्स पी, एक्स जीरो पी प्लस एच, वो नॉर्मल 3, आपका क्या है एक्स जीरो हमने मान रखा है ना यहाँ पे, उस पे है, प्लस ये ऐड किया 1/3, ये वैल्यू आया, ठीक है। अगर वी नेग्लेक्ट -3 सिंस इट गिव्स द absurd वैल्यू, समझ में आया। हम नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें जो एक्साइज की वैल्यू का रेंज है हमारा, ये नहीं है ना, नेगेटिव वैल्यू का नहीं ले, तो इसीलिए हम पॉजिटिव पार्ट को लेंगे, और हमारा वो क्या होगा, पी का वैल्यू ये 3.3 जो वैल्यू है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। फॉर इसके लिए अब हम नॉर्मल तरीके से स्टर्लिंग फार्मूला करके हम वो वैल्यू निकाल देंगे। फर्दर ये हमने निकाल लिया, फर्दर वी कैन आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एट दिस, हमें तो ये आता है यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला और बेसल फार्मूला। ये हम पहला हमारा काम था पॉइंट निकालना, पॉइंट निकालने के बाद यहाँ भी हमें पॉइंट दिए होते, थोड़ा मैं एक कॉल लेना पड़ेगा, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया, थोड़ा सा आप लोग देखो, मैं आता हूँ बैक, ठीक। सेकंड, ज्यादा स्क्रॉल कर दिया था क्या, यहाँ पर थे ना, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको इस पार्ट को इन्होंने फर्दर वी कैन आल्सो फाइंड, तो इस पार्ट को इन्होंने नहीं किया, क्योंकि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए आपको क्या निकालना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी करो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पूछा क्या गया है वो बताना है। फाइंड द वैल्यू फॉर विच एक्स वैल्यू अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी थी वो बता दिया आपने, ठीक है। लेकिन यूज स्टर्लिंग फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, तो उसको भी आप उसकी वैल्यू भी बताओगे लास्ट में जाकर के, लेकिन यहाँ तक आंसर यही है, एक्स का ये इन्होंने निकाल के छोड़ दिया। वैल्यू निकाली जा सकती है, इसके लिए आपके एफ एक्स की वैल्यू आप पता कर सकते हो मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स यू कैन फाइंड फॉर दैट यूजिंग द स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला, ठीक है।
ये कितना है यूनिट में, और एक आध फार्मूला बचता है, लैग्रेंज मेथड्स, हाँ लैग्रेंज मेथड बचता है। तो कल वाले में देख लेंगे क्या, या प्रैक्टिकल का थोड़ा शुरू इसको कर लेते हैं, प्रैक्टिकल भी तो अपना ही है तो इसलिए वो एडजस्ट कर लेंगे, इसको लैग्रेंज फार्मूला को भी कर लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल हो गया, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। देखो अभी तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे थे ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर हमें एक्स डिटरमाइन नहीं करना, ये ऑलरेडी गिवन है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, हमारा 1.1, तो x0 आपका ये होगा। ठीक है, टेबलेटेड वैल्यू we will calculate fd as given in the table, वही डिफरेंस फॉर्म, वो डिफरेंस टेबल बनाया, फिर x0 ph, x की 0 की मैंने बोला ना वैल्यू 1 हम लेंगे यहाँ पे, फिर ये निकाल करके, ये तो आपको आ जाएगा समझ में, इसको खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है डिस्कस करने का। फिर ये 0.4 फाइंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फॉर 0, ये ऑलरेडी दिया है, बस उसको निकालना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, डिफरेंस टेबल अच्छे। द बैकवर्ड फार्मूला यूज करना है, इसमें क्या दिया है, इसको बैकवर्ड फार्मूला से, सिंस वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द राइट हैंड एंड पॉइंट्स, ये राइट हैंड एंड पॉइंट्स है ना इधर से, तो इसके लिए आपको बैकवर्ड फार्मूला यूज करना है। ठीक है, आप डाउट में जब होगा तो देखेंगे, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब मेथड ऑफ बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड टेबुलर पॉइंट्स। अभी तक हमने देखो इक्वी डिस्टेंस थे, जब भी 0.2 के डिफरेंसेस हैं तो हमेशा ये इसको जैसे नोट करते ना, वो दिखाने ना 0 1 n, उस फॉर्म में अगर करेंगे तो 0 1 नहीं है, ये 1.3 है, 0.2 एंड 2.5, इस तरह से इसको बोलेंगे। तो ये यहाँ पे है, तो इसका आपको निकालना। ठीक, यहाँ पर इक्वल है, ये इक्वल वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको हम जो इनफॉर्मली स्पेस्ड नहीं है उनके लिए हम टेबुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी डिराइव ए डिफरेंट differentiation formula for the derivative using non-uniformly spaced tabular form point when the difference between any two consecutive tabular point is not uniform। इसके लिए लैग्रेंज मेथड यूज करते हैं। आपने डिफरेंस डिफरेंस में भी देखा था, फॉरवर्ड डिफरेंस जो अनइक्वल के लिए L0 L1 LX L10 L0X L0 L1X ऐसे करके था, यहाँ भी वही उसी को मतलब एडवांस करेंगे, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे वो चीज। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इन दिस यूनिट and from unit 2 we know that for a given function y equal to fx, for which n plus 1 functional value fxi or yi are given, this with xi's not necessarily equally spaced. For approximation by Lagrange methods, a polynomial can be fitted passing through all the given points. Also, the fitted polynomials can be the highest degree n and is represented by 10। मतलब पॉलिनोमियल वो फिट करना है जो कि हाईएस्ट डिग्री n हो, तो ये n का ये है, तो अप टू n तक जाएगा। एल आई मतलब आई नहीं, इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, आपको पता है पी एन एक्स को इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 टू n, ये शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में कैसे लिखेंगे, एल आई ऑफ एक्स पाई आई। ठीक है, ये फॉर्म है, इसी को जनरलाइज फॉर्म बोलते हैं। ये समेशन लगा देंगे क्योंकि इस टर्म को ऐड करते हैं, आई की वैल्यू 0 टू n तक जाएंगे। अब ये एल आई क्या है, एल आई एक्स के लिए तो एल आई एक्स को इस तरह से डिफाइन करें, एल आई एक्स एक्स माइनस 0
ठीक है, 1। अब ये टर्म देखो, इसके बाद दोनों टर्म को देने का रीजन यही है कि इसमें x माइनस एक्स आई नहीं लेंगे, मतलब वो टर्म नहीं लेंगे। अगर वो जो आयत के लिए निकाल रहे हैं तो उस टर्म को नहीं लेना है, और नीचे नीचे क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स आई नहीं लेना है, ठीक है। बाकी उसके एक्स ऊपर एक्स से सारे को माइनस कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक्स आई। एक्स आई को माइनस नहीं किया है, एक्स आई को माइनस नहीं किया, यहाँ पर एक्स आई से सबको माइनस कर रहे हैं एक्सेप्ट द एक्स आई। एक्स आई को सब्ट्रैक्शन जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग अदर टर्म के ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द एक्स, बिलो फ्रॉम दैट वी सब्ट्रैक्ट ऑल द, और जो आएगा वही एल एक्स होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आपका आर नॉन एज लैग्रेंज कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द देम इज, बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई ये 0 होगा, आई नॉट आई इक्वल टू 0, मतलब आई और जे दोनों बराबर होंगे, मतलब एक्स यहाँ पर अगर है एक आई कर दें, आई मतलब उस आई की वैल्यू जो लेंगे, तो अगर इक्वल जहां पर होगा उस केस में 1 होगा, और नहीं जहां जहां नहीं होंगे वहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी में माइनस हो जाएगा ना, वही चीज माइनस हो जाएगी जे वाली, तो वो खत्म हो जाएगा। एल आई एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज एल आई एक्स ऑफ phi of x divided by x minus xi, phi 1 xi, where phi x minus this or x1 I equal to x minus 0 0 0। मतलब क्या किया इन्होंने कि जो इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्या किया है, ऊपर के पूरे चीज को f मान ली इन्होंने, phi x मान लिया, ठीक है, नीचे वाले को एफ फाई 1 फंक्शन एक्स आई ये ले लिया, ठीक है, ये है, और एक्स माइनस एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिनोमिनेटर को। सर बात में बात करते हैं ना सर, हाँ मैं कॉल बैक करूँगा। And differentiating Pn with respect to x, we obtain f1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्विवेलेंट टू pnx होगा दिस। अब इसको समझते हैं कि क्या कंसेप्ट वाइज ये आपको मिल गया, pn आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, ये पूरा फॉर्मेट pn फर्स्ट मतलब पॉलिनोमियल को डिफाइन ऐसे करेंगे, और ये जो L0 नई चीजें हैं इनको L1 L2 ये क्या होते हैं यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड हो गया। और इस तरह से अब आपको डिफरेंशिएट करना है pnx को, तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x मींस इक्विवेलेंट इक्वल टू पॉलिनोमियल को फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, i इक्वल टू 0 टू एल डेक्स, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना अभी, एल आई एक्स वाई आई, तो एल जो पॉलिनोमियल तो एल ही है ना बेसिकली, बाकी तो ये मल्टीप्लाई है कि y0 y1 ये मल्टीप्लाइड है, तो पॉलिनोमियल तो यही है, और पॉलिनोमियल के ही डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। इफ वी कैन वांट टू ऑब्टेन ए डिफरेंशिएशन फार्मूला, ये करने का तरीका हो गया, लेकिन एक फार्मूला के तौर पर करें फॉर एनी हायर ऑर्डर से क्यूएथ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है, दैट लाई बिटवीन 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू n order derivative, then we differentiate pnx qth time and get, आपको फंक्शन को qth हायर डेरिवेटिव में करना है, तो इस तरह से फिर l को qth। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो आपको एल डेक्स को बेसिकली करना है, और ये शॉर्ट फॉर्म थ्योरेटिकल पार्ट।
कैसे इसका एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैग्रेंज थ्योरम को यूज करके, इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करके, वो फिर डेरिवेटिव निकालने का ये आपका एफ वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स यूजिंग Lagrange interpolation formula for the data xk yk k equal to 0 to m1। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, थ्योरेटिकल ही इसको मान करके इससे चल सकते हैं हम लोग। y डैश इक्वल टू सिंपल डेरिवेटिव ऑफ y p1 x आपका ये होगा l0 x f0 प्लस n की वैल्यू इसमें अगर 1 डालेंगे तो ये यहाँ पे 0 और 1, इसके आगे की वैल्यू जाएगी ही नहीं, यहाँ आगे जाना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एल डैश एक्स निकालना है, एल डैश एक्स अरे सॉरी l0 x निकालना है तो क्या होगा x माइनस x1, क्योंकि 0 और 1 दो ही वैल्यू हो रहे हैं तो x1 x0 नहीं माइनस करेंगे, x0 में से x0 तो करना ही नहीं है, उसको छोड़ना होता है x1, ये आपका l0 x निकल गया। l11 x निकालना है, अब 1 नहीं करेंगे, दो ही पॉइंट है तो इसलिए एक एक छोड़ेंगे, एक ये आ गया, दोनों निकल गया। फिर उसके बाद p डैश x1 l डैश दिस, अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। क्यों क्यों ये आएंगे, इसका ये डिफरेंशिएट हुआ है, ये डिफरेंशिएट होकर के ये रिजल्ट, ये डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट क्यों आया, एक्सप्लेन। देखिए x इज द वेरिएबल ओनली, ये जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर तो ये 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, डिनोमिनेटर पूरा 1 हो गया और डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इज आल्सो कांस्टेंट, तो इस तरह से दोनों में 1 आ गया। फिर हम वैल्यू डाल देंगे, फार्मूला एफ एक्स निकालने, y एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू p1 x जो आपको निकालना है तो ये f0 अपॉन, ठीक है, और इसको दोनों में कॉमन है, ये माइनस साइन ले लेंगे कॉमन, ये दोनों सेम ही वैल्यू है बस ऑर्डर अलग अलग है, तो इसको माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस यहाँ से लिया तो यहाँ चला गया, या यहाँ से लेकर के यहाँ कर लो, कोई भी वो है ऊपर के नीचे, ये कॉमन। फिर इस तरह से ये, तो इसको भी आप लोग 7th एग्जाम्पल खुद करोगे आप लोग। फिर उसके बाद गिवन फार्म वैल्यूज के लिए log x एक वैल्यू है, नेचुरल log x, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, इसको फार्मूला को कैसे यूज करके कर सकते हैं, ये टेबल भी दिया हुआ है आपको 2.0 के लिए, इसके लिए और इसी के लिए सेकंड डेरिवेटिव, वही इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 3 वैल्यू है तो 0 1 2 का आएगा थोड़ा, क्योंकि 1 0 1 2, क्योंकि हमने इसको 0 मानना पड़ेगा ना, इसी से 1 2 3, तो ये थोड़ा खुद के करोगे तभी समझ में आएगा, हमारे बोलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंसंट्रेट माइंड होना चाहिए। ये हो गया समरी, तो एफडी फार्म डिफरेंशिएटिंग एफडी फार्मूला we get this one, differentiation BD formula backward difference formula, then the CD central difference वाला ये है जिसको स्टर्लिंग फार्मूला भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बेशक मेरी आवाज, ये सब फार्मूला है, इनको देखने में फार्मूला बड़े लगते हैं, जब प्रैक्टिस में कर लोगे ना तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर जब तक देखते रहोगे। अगर राइटिंग आपको एग्जाम राइट करना है, देखो कंप्यूटर युग नहीं है, कंप्यूटर में टाइप करना होता तो ठीक है कोई, और मैथमेटिक्स है तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप कुछ मत करो, ये जरूर करना कि गिवन एग्जाम्पल्स है उसको भी पेन पेंसिल से जरूर लिखो, पेन कॉपी पर जरूर लिखो, लिखोगे तो क्या होता है, लिखने से माइंड, हाथ और वो जो विजुअलाइजेशन वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। एक मैं बेसिक फंडा बता रहा हूँ आपको एग्जाम पास करने के लिए, आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है ना, लिख के प्रैक्टिस करोगे
तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी एक्सपीरियंस करोगे कभी। जो आप 5 ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन को लर्न करना चाहते हो अगर उसको लिख लिया तो वो एग्जाम में कोई मतलब 100% वारंटी है कि वो आप लिख ही पाओगे, वो क्वेश्चन में कहीं मिस, बेशक स्टार्ट करने में आपका होगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट, जो याद करके क्वेश्चन लर्न किया हुआ क्वेश्चन लिख लिया है आपने, तो वो स्टार्ट होने के बाद कलम रुकती नहीं, वो कंप्लीट एंड तक जाता है। और जब तक कलम पेन से लिखते नहीं है आप, तो वो चीज नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब पढ़ने की नहीं है, आप ये डिजिटल है पढ़ लेंगे, बुक तो है नहीं, तो आप जब तक कॉपी पेन को जरूर भरिए। एग्जाम पास करने का सबसे मूल मंत्र वही है। ठीक है, इस तरह से ये यूनिट हमारा आज खत्म हुआ। इसको आप लोग रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 फर्स्ट यूनिट, आप कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेट हुआ है सेशन तो कोई बात नहीं, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है। अब हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का आप लोगों ने वो क्लियर हो गए सारे, या इसमें कुछ अभी तो पूछने लायक नहीं होगा क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो ना इसको, या देखोगे 10 मिनट इसको अभी? ये जो अभी लैग्रेंज वाला किया, इसको भी 10 मिनट देख लोगे क्या कि सिंक्रोनाइज हो जाए, इसी समय डाउट क्लियर हो जाए, एटलीस्ट इसके एग्जांपल्स के। कोई फार्मूला में तो डाउट नहीं रह गया? क्या करना चाहोगे आप लोग बताओ? मतलब जैसे 10 मिनट का गैप कर दें, इसमें ये फार्मूला के थोड़ा सा एक आके एग्जाम्पल को खुद से समझ लो, तो हमारे समझ से उचित रहेगा। कुछ मैंने बोला, फिर आप उन चीजों अभी दिमाग में है आपके, और पीछे से भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे समझ से 10 मिनट में इसको देख लो, फिर हम तब तक फिर प्रैक्टिकल वाला का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसको देख लो आप लोग एक बार। हाँ, क्योंकि फिर रह नहीं जाएगा, क्योंकि कल दूसरी क्लासेज में उलझे रहोगे, ये चीज छूट जाएगी, तो ये फिर गैप बन जाएगा एक आपको। इसको देख लो तो फिर करते हैं। ठीक ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में ये क्या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सेकंड फर्स्ट वाले ब्लॉक में था ना वो। हमने पहला पार्ट कर लिया था जो हमारा था राउंड ऑफ एंड ट्रंकेशन एरर का फर्स्ट सेशन में। तो ये 3 प्रोग्राम करने थे, ये तीनों प्रोग्राम हो गए कि नहीं हमारे? किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ ये वाला? तो ये तीनों प्रोग्राम तो शेयर भी करना, क्योंकि एग्जाम वगैरह के लिए प्रैक्टिकल वगैरह। असाइनमेंट का क्या कर रहे हो आप लोग, शुरू कर दिए हो बनाना क्या जमा करने के लिए? अच्छा, ठीक है। अब सेकेंड हमारा पार्ट है सॉल्विंग ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने फर्स्ट जो ब्लॉक था उसमें पहला था ना
सिस्टम ऑफ ये हमारा ये कंप्यूटर में से जो सेकेंड यूनिट था, ठीक है, तो उसी को हमें इम्प्लीमेंट प्रोग्राम में करना है। हम फर्स्ट यूनिट, हर यूनिट बेस्ड हमारा एक सेशन है, उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है सेकेंड। क्योंकि जब तक उसके स्टेप्स को नहीं जानोगे तब तक थ्योरी पार्ट नहीं पता होता को उसको प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा जो था हमारा गॉश, ये 3-4 मेथड थे ना, इनके सारे के हमें प्रोग्राम बनाने होंगे, डायरेक्ट मेथड भी, इटरेटिव मेथड भी। तो ये मेथड था, ये मेथड था रो इंटरचेंज पिवोटल कंडीशंस मेथड। इनको हम कैसे करेंगे, इस चीज को पहले लॉजिक समझना होगा, ठीक है। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो था, डिस्कस थ्रू फॉलोइंग एग्जांपल्स, इसमें हम क्या क्या करना है, ये एल्गोरिथम भी किया था इन्होंने, सॉल्यूशन एग्जांपल। ये गॉस एलिमिनेशन ये दी है ना, पहला हमारा प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इस प्रोग्राम के लिए तो हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं, और ये नन होमोजीनियस टाइप, अरे होमोजीनियस टाइप इक्वेशन है कि नन होमोजीनियस है, ये एनीवन, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपका होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, मेरा क्वेश्चन ये है। होमोजीनियस होता तो क्या होता? नहीं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, देखो मिसिंग मत करो। होमोजीनियस बताया था, एक में होता था जो ये पार्ट है, जो ये मैट्रिक्स है, अरे ये जो डी वाली मैट्रिक्स होती है, ये जब जीरो होती है वो होमोजीनियस का। एक सेकंड, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं देख लूँ, मैं कंफ्यूज तो मैं खुद ही ना हो जाऊँ। मतलब इस तरह से, ये मतलब जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है ना, वही, उसको जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो B1 पार्ट है, ये पार्ट जीरो अगर नहीं है तो वो क्या बोलते हैं उसको, होमोजेनियस बोलते हैं, वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, मेथड तो ठीक है, होमोजेनियस हो गया। चलो वो तो मतलब होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस बाद में कर लेंगे। ये होमोजेनियस इफ देयर इज, नहीं तो ये जब जीरो होता है तो ये जीरो होगा तब होमोजेनियस होगा, ठीक है ना। बट हम नॉन होमोजेनियस, क्योंकि जीरो होने पे, होमोजेनियस होने पे उनका जो वैल्यूज होता है वो एक्स इक्वल टू जीरो के बराबर, मतलब एक्स वाई जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, इसके लिए हमें क्या होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं,
बी जो है राइट साइड की मैट्रिक्स होती है, और एक एक्स होता है जो वेरिएबल होता है। एक्स हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ए जो है वो वेरिएबल, वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब एक्स का मल्टीप्लिकेशन, वाई का वाई, तो ये 1 1 1, ये 1 -2 3, 1 -2 3, ठीक है। और ए 1 3 -6, 1 3 -6, ठीक है। अब बी का 2 4 6, तो तब इसको हम लिखते हैं ए एक्स इंटू ए एक्स इक्वल टू बी। और एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स बी, यही हुआ ना। हाँ, और ए इनवर्स निकालने के लिए कई तरीके हैं। इसको हम ए इनवर्स निकालने के लिए जो है, मैं जनरलाइज बता दे रहा हूं, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से निकाल के तब मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हम आइडेंटिटी, जैसे ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। ए आप एक ऐसी मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है, कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। नहीं, दूसरा तरीके गॉस एलिमिनेशन में क्या करते हैं, सॉरी, गॉस एलिमिनेशन में लोअर ट्रायंगल को हम जीरो करेंगे। हम दूसरा मेथड बताने लगे थे, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स को हमें जीरो करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो 1 है 3 है, इसको जीरो करना है। मतलब यहाँ पर तो अभी वैल्यू दिया हुआ है, पार्टिकुलर है, लेकिन हमें अगर जनरलाइज, चूंकि प्रोग्राम करेंगे तो जनरलाइज करेंगे ना, पार्टिकुलर तो करेंगे नहीं। तो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में सोचें। तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए ना। तो किसी भी में मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, राइट। दूसरी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का मतलब क्या, अरे, कोई भी 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। इसको अगर कंप्यूटर भाषा में थोड़ा सा चलना शुरू करें तो क्या होगा, क्या, अरे डिफाइन करेंगे, मतलब कि एन एन इस तरह से एन, ठीक है, ऐसे ले लिया। फिर उसके बाद एक वेरिएबल के लिए भी हमें लेना होगा एक्स करके। तो इस वो क्या होगा, वन डायमेंशन का होगा एन, सेम, क्योंकि एन क्रॉस एन ले रहे हैं, ये एक्स है। और जो बी मैट्रिक्स होगा वो एक अरे होगा ऑफ द क्या, वो भी एक एन का होगा। एन हम अभी आप बढ़ा भी सकते हो, बदल सकते हो। एन स्टैंडर्ड अभी मतलब 3 ऑर्डर का हम कंसीडर करके एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अगर मैट्रिक्स आ जाती है तो हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, लोअर मैट्रिक्स को हमें जीरो करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, ये इस चीज को हम करेंगे। तो क्या करना है कि जब ए मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, यही कर रहे हैं ना, स्टेप शुरू कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, नहीं ऑगमेंटेड वाली नहीं, सॉरी, गॉस एलिमिनेशन में ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे ये है essential idea steps, Gaussian elimination method, basic and why the method work. In the above example, in 4 linear equation, 4 variables are. Throw the first 3 row, मतलब ये मतलब क्या कर रहे हैं, इसको जीरो करना, लोअर मैट्रिक्स मेन ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, ये इंप्लीमेंट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन का वो ऑगमेंटेड भी करके कर सकते हो, तरह से डिफरेंट तरीके। तो हम यहाँ देखते हैं पहले, उसके बाद सी में लिखा हुआ है stdio.h conio.h
कोनियो और स्टेडियाइयो ये सी का पार्ट है, आपको पता है, ठीक है। ये एक एन ई क्यू, ये क्या है, एक क्या डिफाइन किया हुआ है, एन ई क्यू क्या मतलब, ऑर्डर ऑफ, हाँ, एक वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। फिर मेन प्रोग्राम हो गया, ठीक है। मेन में आप कोफिशिएंट बेस ये जो एक कर रहे हैं, अब जो भी n+1 इक्वल टू एक डिफाइंड मैट्रिक्स ले लिया है एक्चुअली इसने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करके, ठीक है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ये 1 1 1 हमने लिखा था, 1 3 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया। लॉजिक अलग भी हो सकता है, लेकिन हम इसको ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर फ्लोट n इक्वल टू x ले लिया वेरिएबल, जो वही जो डिफाइंड 3 ऑर्डर का था, 3 सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट एंड x 0 आई जे, मतलब एक ये वेरिएबल को ये 0 से डिफाइन कर लिया। आई जे के वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप। द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड एलिमिनेशन, उन्होंने जो एलिमिनेशन है 9 टू लेकर के 15 तक, इसमें ये एलिमिनेट कर रहे हैं। तो कैसे शुरू किया, 0 इक्वल टू के प्लस प्लस, वो 0 इक्वल टू के प्लस प्लस चलेगा, कहने का मतलब, ठीक है। 0 से शुरू करेंगे के की वैल्यू, चूंकि लोअर हाफ तक, तो उसे ये नहीं कि कितने बार जाना है, ये डिसाइड तब होगा जो उसके n-1 तक, लेस देन 1 n-1 3 का है तो 2 तक जाएंगे, क्रॉस मैट्रिक्स है। और के को वैल्यू बढ़ा, तो क्या किया, फॉर पहला आउटर लूप, फिर उसके बाद आई की वैल्यू k+1 के लिए आई इक्वल टू 0 लिया, तो आई के की वैल्यू k+1 मतलब आई पहले 0 है, स्टार्टिंग में आई के की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी। आई जब तक n नंबर ऑफ इक्वेशन से छोटा होगा तब तक करेंगे ये, ठीक है। 0 से आई की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक करेंगे, ठीक है। फिर m निकालेंगे, m क्या है, COP भी, जो भी क्या इसको फुल फॉर्म बोलेंगे, कुछ भी समझा है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स करके दे रखे हैं, हाँ हाँ, कोफिशिएंट वेक्टर मैट्रिक्स बोले, ठीक है। तो उससे उन्होंने वैल्यू उठाई आई जे, आई का मतलब पहला के, सॉरी, आई के डिवाइडेड बाई, अब देखो के 0, तो अच्छा मैं एक चीज मिस हो रहा हूँ, अब तुम लोग बता, सी में 0 से इंडेक्स शुरू होता है कि 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। हाँ, चूंकि पाइथन में तो 0 से ही होता है, लेस देन दसाई, तो मैं सी वाला मिस कर, हाँ, तो इसीलिए लिया ना 0 का, क्योंकि 0 जब लेंगे तो आई की वैल्यू के होगी, मतलब ये 1 1 1 था, तो यहां से शुरू करके मतलब 1 से 2 जो भी है, इसके लिए किया क्या कि कोफिशिएंट एन एम में लिया उसको, एम में क्या लेंगे, कोफिशिएंट आई के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट के मतलब फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। जनरलाइज है ना, पता नहीं ना क्या होगा, तो उसको दोनों का इसका डिवीजन करके हम यही करते हैं ना, किसी सपोज करिए आपको ये 0 करना है, तो ये तो एज इट इज रखना है, उसको कुछ नहीं करना, इसको करना है, तो इसमें इसके कोफिशिएंट अगर ये 5 होता, अगर ये 4 होता या 1, ये 5 होता, 1 होता, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोफिशिएंट आएगा m, फिर जे इक्वल टू के लिए शुरू किया, जे इक्वल टू के मतलब 0 से ही ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट माइनस m, ये ठीक है, पूरे रो को लेगा, जे की वैल्यू n से लेकर तो वहां तक लेकर के ये करेगा, और ये एलिमिनेट होते जाएंगे। तो देखो एग्जांपल, जब R1 माइनस R2 करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हाफ से, क्योंकि ये कोफिशिएंट लेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे हाफ से तो 1 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R2 कैन बी रिटन एज R2
माइनस हाफ R1, यही है ना। ये क्या है, ये चीज आती है कहां से, ये m मतलब डिवाइड करने से आती है, मतलब उसके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जो इसको है डिवाइड करेंगे इसके कोफिशिएंट को, तो ये 1/2 आया तो 1/2 की है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो 1 आएगा, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये किया, ठीक है, ये किया, ये आया कोफिशिएंट वो उसमें डाल दिया, आई जे मतलब उस पूरे रो में 1/1 करके पूरा रो को बदल दिया, ith रो को मतलब फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो का ये वेक्टर लिया ना, ये फर्स्ट रो में आई हमेशा 1 है, जे 1/1 करेगा, तब तक करेगा जे जब तक n+1 तक ना चला, मतलब पूरे में चला ना जाए। ठीक है, ये इसको पहले कुछ नहीं किया, i = 1 के लिए किया, इसने क्या किया कि कोफिशिएंट आई और जे की वैल्यू कहां तक है, जे की वैल्यू के से ही शुरू, मतलब इससे शुरू करके और वहां तक ये कर लिया, जे मतलब 0th कॉलम से ये करके ये किया, प्रिंटिंग द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आएगी उसको प्रिंट कर लिया इसने, 1/1 एलिमेंट करते हैं ना प्रिंट, j = 0 to i = किया। फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसको करने के बाद फिर से करेंगे वही काम सब्स्टिट्यूशन, इसको फिर कर सकते हो आप लोग, और ये फिर जनरलाइज ये कर रखा है इसको, मतलब इस पहले ये डिस्प्ले होगा, पहले ये है, फिर उसके बाद ये इस तरह से हो जाएंगे, एक गायब होगा, फिर उसके बाद दूसरा गायब होगा, फिर तीसरा गायब हो जाएगा, लास्ट में सेकेंड स्टेप में ये होगा, फिर ये फिर इक्वेट कर देंगे, शो यू 3 डिपेंडेंट वेरिएबल 3 रजिस्टर। समझ में आया कि नहीं, कोशिश करोगे, पहले अपने से लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो हम फिर करेंगे या क्या। हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो प्रोग्राम को। तो फिर अब जैसे ये दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू एलिमिनेट इंपोर्ट सॉल्व लीनियर इक्वेशन, मतलब ये जनरलाइज कर रहा है, यूज मेथड शुड चेक इफ द गिवन पिवोट इज 0 और नॉट, होमोजीनियस है या नहीं है, यही है ना पिवोट टेबल। पिवोट टेबल क्या होता है, जब हम कोफिशिएंट को इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको जब इसमें इंटीग्रेट कर जैसे किया ना, ये जो है ये आपका 0 है कि नहीं है, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही वो मतलब उस तरह से चेक करके, मतलब आइडिया थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है इसको करने के लिए, 0 और नॉट। इट शुड आल्सो मिनिमाइज द फ्लोटिंग पॉइंट एरर, मतलब उसको आपको मिनिमाइज भी करना है कि फ्लोटिंग पॉइंट एरर कम हो, जैसे कि वो सब्ट्रैक्ट वगैरह करने का। तो देखो एक बार, या इसको हम कॉपी पे मतलब करके चलाएं खुद के, और करके देखो, जहां तक कोई भी डेवलप करे फिर हम उसका शेयर करके फिर लॉजिक उसमें उसी में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो जो भी बनाएंगे वो अपने स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो कोशिश करो आप लोग। दोनों मेथड्स, 2 मेथड से कर लिया। हम्म, तो एक बार शो करोगे, देखें। और लोग भी देख लेंगे ना, कि क्योंकि देखो एक कहीं से प्रोफेशनली लिखा हुआ प्रोग्राम होता है, उसको फिर हम समझ नहीं पाते या लॉजिक है, और ये स्टूडेंट लेवल पे कोई राइटिंग किया हुआ प्रोग्राम है, तो उसका लॉजिक बच्चों को भी, मतलब जो आपके स्टूडेंट है ना, वो लोग भी देख लेंगे अगर देखना चाहें। मैं करता हूँ, तो मैं अपना पहले स्टॉप करूंगा, फिर इसको बना परमिट करता हूँ। आ रही है।
हाँ यही है कि हर स्टेप, देखो पहले क्या है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो जिससे पता चलता रहे कि स्टेप में हो क्या रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके एरर बग हो जाते हैं, मतलब हर स्टेप पे चेक कर लेंगे हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा है। हम्म 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 लेस देन वन एन है तो वो उससे टू तक जाएगा, जीरो। हम्म, हाँ क्योंकि वही लुक में वो उतने से ही शुरू करेगा ना, केज से। तो इसलिए- हाँ। तो प्रिंट कराए हो पूरा रिजल्ट ही। नहीं ठीक है, उस रिजल्ट को देख लेने से हो जाता है ना कि जैसे जीरो जीरो मैट्रिक्स कैसी बन गई है, मैट्रिक्स आफ्टर फर्स्ट, फिर बैकवर्ड, बैकवर्ड वाला का रिजल्ट देखें। हम्म। हाँ तो एक नो लाइन में मल्टीपल लाइन की जगह पर काफी यूज कर सकते। ठीक। और प्रिंट कराने से, टैब वगैरह देने से हाँ। हाँ वो तो एक ही चीज है। मैट्रिक्स भी वैसी, हाँ ठीक है। फिर उसको इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालने के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन करके तो ठीक है। वैसे ही देखो, एज बीसीए कर रहे हो तो आप अपने जैसे है, तो आप एक टारगेट में रख लो कि एक प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग जरूर करनी है पर डे का। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्टीज होती चली जाएगी। ठीक है ना। और आप तो क्लास, तो पहले से बीसीए ज्वाइन करने से पहले से क्लास ले रहे हो या बीसीए ज्वाइन करके क्लास किया? तो और कोर्स कहीं से कर रखा है क्या बीसीए के अलावा?